हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे थे, आपके सामने क्वेश्चन रख रहे थे और उसका आंसर बता रहे थे, इसी क्रम में आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ 75 क्वेश्चन आपको 3 सेट के माध्यम से हम अवेलेबल करा चुके हैं, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो झारखंड सचिवालय हो, सीडीपीओ की परीक्षा हो, 11th जेपीएससी हो या फिर बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं तो बीपीएससी, इन सब जगह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। उसी सेट का आखिरी 25 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप देखिए और जरूरत के हिसाब से आप, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, आप इसको नोट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन में जो मॉक टेस्ट होता है संस्थान में, उसका जब हम आंसर करते हैं तो साथ साथ आंसर करते हैं और जरूरत की बातें आपको बताते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग 76 से लेकर के 100 तक। नंबर 76, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव किसने तैयार किया था? यह प्रस्ताव 1940 में आया था। ऑप्शन को देखें, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, खलीक उज जमा और सिकंदर हयात खां। सबसे पहले इसका सही उत्तर है डी, सिकंदर हयात खां। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। फजलुल हक ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जबकि खलीक उज जमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। खलीक उज जमा के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा था तो खलीक उज जमा ने उस दौरान पतंगों का सहारा लेकर के और साइमन आयोग का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी एवं इटली में बंदी के रूप में रह रहे भारतीय सैनिकों को एकत्रित कर मुक्ति सेना का गठन किया, जिसका प्रधान कार्यालय था। मतलब कहां पर था? आपको हम पहले के क्वेश्चन में इसी सेट में बताए हैं कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान से पलायन करते हैं और फिर अल्टीमेटली वो जर्मनी पहुंचते हैं। यहां पर उन्होंने मुक्ति सेना का गठन किया और सीधा हम इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर है ए, ड्रेसडन, और ये जर्मनी में ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है सी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी और उसी दौरान उनको ये बात, मतलब उन्होंने ये बात कही थी। यहां पर ये भी जान ले कि दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए विशेष तौर से लंदन से बुलाया गया था, क्योंकि अगर दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की, जो कलकत्ता में हुआ था, अगर अध्यक्षता नहीं करते तो कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में सूरत में हुआ वो कलकत्ता में ही हो जाता। एक चीज और कि उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, साथ ही ग्लैडस्टन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका में शिक्षा की वर्धा योजना को प्रस्तुत किया? 1935, 1936, 1937 या फिर 1939? इसका सही उत्तर है सी, 1937, मतलब 1937। इस शिक्षा की वर्धा योजना के तहत गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, उनका पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रशासन का सुझाव दिया था। साथ ही साथ शिक्षा की वर्धा योजना में उन्होंने हस्तकला पर विशेष बल देने की बात कही थी। साथ ही साथ वर्धा योजना का एक मुख्य बात यह भी था कि 7 वर्ष तक, मतलब कि 7वें वर्ष तक बालक का मातृभाषा में ही अध्ययन किया जाए या कराया जाए, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया था। चूंकि 1937 में ये वर्धा योजना आई थी और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण से गांधी जी की ये जो शिक्षा योजना थी वो उस दौरान लटक गई थी या खटाई में पड़ गई थी, उसको तत्काल एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका था। नंबर 80, 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय, NM जोशी मतलब कि नारायण मल्हार जोशी और जोसेफ बैप्टिस्ट, इन तीनों के ही संयुक्त प्रयास से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में गठित की गई थी। जबकि बीपी वाडिया जो हैं, इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था और
इन्हीं के प्रयासों से 1926 में भारत में श्रम संघ अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में ट्रेड यूनियन एक्ट कहते हैं, वो पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। और बीपी वाडिया के विषय में मैंने आपको बताया कि इनके प्रयास से ही ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पारित की गई थी। नंबर 81, निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, शिल्पकारों एवं कारीगरों को अग्रिम संविदा के रूप में रुपया दे देते थे? दादनी प्रथा, हुबला हाली प्रथा, तीन कठिया प्रथा या फिर कमियोटी प्रथा? सही उत्तर इसका है हुबला हाली प्रथा। तो हुबला हाली प्रथा क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो दादनी प्रथा है, जिसके विषय में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि दादनी प्रथा क्या है। जबकि हुबला हाली प्रथा को अगर हम लोग जाने तो ये भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र में और विशेष करके सूरत में प्रचलित था। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो हुबला हाली जो भूमिदास थे वे अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और अपना खुद का संरक्षक मानते थे। तो हुबला हाली प्रथा पश्चिम भारत मुख्य रूप से सूरत में थी। इस सवाल का सही उत्तर ए है। एक बार फिर दोहरा दें क्योंकि शुरुआत में मैंने हुबला हाली कह दिया था। जबकि कमियोटी प्रथा जो थी ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी और इसके अंतर्गत जो कृषि दास के रूप में कमिया जाति के लोग काम करते थे वे अपने मालिकों से जो ऋण लेते थे और उस ऋण के बदले में जो उनको ब्याज देना होता था उस ब्याज के एवज में वो तमाम उम्र उनकी सेवा करते थे। जबकि तीन कठिया प्रणाली आप सब जानते हैं कि बंगाल के नील आंदोलन से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में चलाया गया था और नील आंदोलन उसके पहले 1859 में बंगाल में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 82, निम्न में से कौन सा कार्य कार्नेवालिस ने नहीं किया था? मतलब लॉर्ड कार्नवालिस ने नहीं किया था। वकालत पेशा को नियमित बनाया, यह काम कार्नवालिस के द्वारा किया गया। व्यक्तिगत व्यापार पर पाबंदी लगा दी, यह काम भी उसके द्वारा किया गया। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित किया, यह काम कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और डी ऑप्शन में है कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। दरअसल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने वेतन बढ़ाने का काम भी किया था। हम फिर एक बार दोहरा दें कि गवर्नर जनरल और वायसराय के संदर्भ में हम पिछले सभी वीडियो में जब भी गवर्नर जनरल या वायसराय से सवाल आता है ये बात हम दोहराते हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय को अच्छे तरीके से देख लें, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83, मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक किसको माना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, जहांदार शाह या फिर बहादुर शाह? इसका सही उत्तर है सी, जहांदार शाह, जिसको कि लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम जो डी में है उनको साहे बेखबर कहा जाता है, साहे बेखबर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला लगा हुआ है उसमें, उनको रंगीला ही कहा जाता है। तो पहला अयोग्य शासक जहांदार शाह था और बहादुर शाह प्रथम, जिनका कि वास्तविक नाम मुअज्जम था। हम शायद पिछले वीडियो में भी कुछ इससे जुड़ा हुआ सवाल था जहां हम बताए थे कि सिडनी ओवेन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो मतलब औरंगजेब के बाद अगर कोई अच्छा बादशाह माना गया इतिहासकारों की नजर में तो वो था बहादुर शाह प्रथम। और 83 का सही उत्तर है जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है, ये किसका कथन है? ये स्टेटमेंट है, ये उस दौर का है जब भारत विभाजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। और इसका सही उत्तर हम सीधा आंसर बता रहे हैं, ए है गोविंद बल्लभ पंत। और ये गोविंद बल्लभ पंत वही हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये गोविंद बल्लभ पंत वही हैं जिन्होंने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और बहिष्कार के दौरान इनके ऊपर लाठियों से इतनी मार पड़ी थी कि ये तमाम उम्र फिर अपाहिज हो गए थे, इनका पैर खराब हो गया था। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत इसका सही उत्तर है। नंबर 85, नाउ और नेवर नामक बुकलेट या पर्चा किससे संबंधित है? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना,
और मोहम्मद अली सी में और मोहम्मद अली जिन्ना डी में। इसका सही उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो थे ये लंदन में पाकिस्तान नेचुरल मूवमेंट संचालित कर रहे थे इन्होंने, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, वहीं से संबंधित थे। 1933 में उन्होंने नाउ और नेवर नामक बुकलेट निकाला था और इसी में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था। जबकि मोहम्मद इकबाल आप सब जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्हीं का लिखा हुआ है। और मोहम्मद इकबाल बेसिकली बाद में भारत के विरोधी भी हो गए और चौधरी रहमत अली खैर इसका उत्तर है जो नाउ और नेवर नामक बुकलेट लिखे थे। नंबर 86 को देखें। वेलबी आयोग का संबंध था शिक्षा में सुधार से, सैन्य प्रशिक्षण से, भारतीय व्यय की समीक्षा से और न्यायिक समानता से। सही उत्तर है इसका सी, भारतीय व्यय की समीक्षा से। और यहां यह भी जान लें कि वेलबी आयोग के समक्ष भारतीय व्यय के संदर्भ में जानकारी देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा दोनों ही जो उदारवादी दल के नेता थे वे लंदन गए थे और भारत के पक्ष को वेलबी आयोग के सामने रखने का काम किया था। नंबर 87, किसकी अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का सालाना चंदा 4 आना मतलब 25 पैसा होगा। विजय राघवाचारी, जिनको कि वीर राघवाचारी भी कहा जाता है। सही उत्तर भी है विजय राघवाचारी। और यह निर्णय बेसिकली 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। और नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि इसी अधिवेशन में एक तरफ जहां असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, हालांकि उसके पहले भी कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन इस संदर्भ में बुलाई गई थी, लेकिन 1920 का जो रेगुलर सेशन था वो नागपुर में हुआ था और अध्यक्षता किया था विजय राघवाचारी ने। और जहां कांग्रेस के संविधान में अनेकों प्रकार के बदलाव आए थे, CWC का गठन यहीं किया गया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन यहीं किया गया था। नागपुर अधिवेशन पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहेंगे तो मेरे YouTube चैनल पर वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का ये अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88, ईशान चंद्र राय, शंभू पाल एवं खुद्दी मुल्ला के नेतृत्व में संचालित किसान आंदोलन था। सही उत्तर है इसका दक्कन विद्रोह, पावना विद्रोह, नील आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका पावना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 के बीच में संचालित हुआ था। और इसके नेता आपके सामने हैं जो उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। 89, डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में विलय के वर्षों को सम्मिलित करें, मतलब किस राज्य को किस वर्ष विलय किया गया था। हम इसका सीधा आंसर आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर है सी, जिसको कि आप मैच कर लें और डलहौजी के हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के तहत जिन जिन राज्यों को मिलाया गया, जब मिलाया गया, उसको जरूर देख लें। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन भरपूर तौर पर आता है। नंबर 90, कौन सुमेलित नहीं है। जो भी ऑप्शन में है ये सब लॉर्ड कर्जन के समय से संबंधित हैं। एंटनी मैकडोनाल्ड ये अकाल सहायता से संबंधित था। कॉलिंग लिखा चुका है, ये कॉलिंग पढ़ेंगे आप। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ ये सिंचाई व्यवस्था से संबंधित था। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस सुधार से संबंधित था। तो ऊपर का तीनों सही है। किचनर टेस्ट के सामने लिखा हुआ है परीक्षा पत्ती। दरअसल किचनर टेस्ट जो था ये सैन्य सुधार से संबंधित था। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये चारों लॉर्ड कर्जन के पीरियड से संबंधित है। तो किचनर टेस्ट इसका सही उत्तर है, क्योंकि किचनर टेस्ट सैन्य सुधार से संबंधित था। 91, एक्स ला सापेल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दरअसल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 93 के बीच में कॉर्नवालिस के पीरियड में हुआ था, यह श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुई थी। तो ए इसका सही उत्तर नहीं है। उसके बाद है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और 1782 में हुए सालबाई की संधि से यह युद्ध खत्म हुआ था। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है सी, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको कि आंग्ल या कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। यह जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था यह 1776 से लेकर के
46 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 1746 से 48 के दौरान चला था। और फिर है डी ऑप्शन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से 54 तक चला था और पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध खत्म हुआ था। तो एक्सला-सापेल की संधि से प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो डी कुन्हा, ग्रेसिया डी नोरोन्हा। पहले तो ये कि ये चारों पुर्तगाली गवर्नर हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला है और ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, नीले पानी की नीति के लिए जाना जाता है। नीला पानी मतलब समुद्र पर अधिकार से संबंधित। इस सवाल का सही जवाब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त करता है। यहां ये जान ले कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था और यही गोवा पुर्तगालियों की शक्ति का केंद्र बना, उनकी राजधानी बनी। बाकी ये दो बाद में है, जिनका की रोल बहुत ज्यादा पुर्तगाली शासन व्यवस्था में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, 1668 में किसके द्वारा फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में स्थापित की गई? ऑप्शन ए फ्रैंको मार्टिन। यहां जान ले कि 1673 में 1673 में इसने पांडिचेरी की स्थापना की। बी मरकारा, इसने 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों की कोठी स्थापित की। इसका सही उत्तर है 93 का सी फ्रैंको कैरो। जबकि विलांगर डेलेस्पिने, इसने वलीकोडापुरम, जो मद्रास के आसपास में है, वलीकोडापुरम के सूबेदार शेर खां से पुर्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था और फिर वहीं पर उसने पांडिचेरी की नींव डाली थी। तो बाकी का आंसर भी आपके सामने है, जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 94, मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि के अनुसार उन्हें क्या प्रदान किया? मतलब मीर कासिम ने जो अंग्रेजों से संधि किया था नवाबी प्राप्त करने के लिए, उसके एवज में उसने क्या कुछ उन्हें प्रदान किया? 24 परगना की जिम्मेदारी। ये आंसर सही नहीं है ए, क्योंकि मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त करने के लिए 24 परगना की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दी थी। बी में देखिए वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव, ये मीर कासिम ने दिया। और साथ ही सी सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा। मतलब बी और सी मीर कासिम ने नवाब बनने के एवज में अंग्रेजों को उपलब्ध कराया था। लिहाजा इसका सही उत्तर है डी, जिसमें बी और सी दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसने स्थानांतरित किया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या फिर मैकफर्सन? इसका सही उत्तर है ए वारेन हेस्टिंग्स। 96, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउन इन फिल्ट्रेशन थ्योरी किसकी देन है? रॉबर्ट मैकाले, चार्ल्स वुड, मैटकॉफ। कॉर्प लिखा गया है, ये मैटकॉफ पढ़ेंगे इसको सी को। और डब्ल्यू हंटर। इसका सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, जिसने कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट्स रखा था और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और उसका मानना था कि अंग्रेजी, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनके माध्यम से ही फिर यह शिक्षा धीरे धीरे छन करके नीचे जाएगी। तो डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी इसी को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय का है और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैटकॉफ, जिसके संदर्भ में मैटकॉर्प लिखा जा चुका है, मैटकॉफ पढ़ें इसको। मैटकॉफ चार्ल्स जो था, ये बेसिकली प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। और डब्ल्यू हंटर, ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और 1882 में जो शिक्षा आयोग गठित की गई थी, वो इन्हीं की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग गठित किया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, जो डलहौजी के समय में आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद भारत की शिक्षा में क्या कुछ सुधार हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। नंबर 97, विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना 1861 में किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वैसे आप जान लें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो मिलता जुलता है, आप साथ गलती कर रहे हो यहां पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। BRD भंडारकर,
नारायण चंद्रावरकर और M.G. रानाडे। सही उत्तर है इसका महादेव गोविंद रानाडे डी, जिन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। R.D. भंडारकर जो थे ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, और प्रार्थना समाज आपको याद होगा कि 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और नारायण चंद्रावरकर भी इसी प्रार्थना समाज से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 98, 1915-16 में मद्रास में चलाया गया न्याय आंदोलन जस्टिस मूवमेंट के प्रवर्तकों में कौन एक शामिल नहीं है? रामास्वामी नायकर, C.N. मुदलियार, T.M. नायर या फिर पिट्टी चेटी? तो इसका सही उत्तर है ए, रामास्वामी नायकर। यहां जान लें कि ये इसके प्रवर्तकों में शामिल नहीं है, इसके फाउंडर मेंबर नहीं है, लेकिन 1937 में रामास्वामी नायकर इसके महासचिव बने थे। नायकर को, रामास्वामी नायकर को पेरियार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। पेरियार के नाम से रामास्वामी नायकर को जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। साथ ही रामास्वामी नायकर को ततय का मतलब होता है पिता, इस नाम से भी पुकारा जाता है। रामास्वामी नायकर के द्वारा 1920 में तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट मतलब कि स्व सम्मान आंदोलन भी चलाया गया था। तो खैर, रामास्वामी नायकर इन बाकी कैरेक्टर से कहीं ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन जस्टिस मूवमेंट के प्रवर्तक में ये शामिल नहीं है। तो 98 का सही उत्तर है ए, और रामास्वामी नायकर के संदर्भ में मैंने आपको जो अन्य जानकारियां दी हैं वो अत्यंत ही लाभदायक हैं, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 99, मदारी पासा का संबंध था मुपला विद्रोह से? बिल्कुल नहीं। मुपला विद्रोह से संबंध अली मुस्लियार का था, जो कि स्थानीय नेता थे। नाई धोबी बंद आंदोलन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, खास करके बीपीएससी में। हमको लगता है कि 2-3 बार यह आ चुका है क्वेश्चन। ये दरअसल नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ में चलाया गया था। सी है अवध किसान सभा के गठन से, इससे भी इसका संबंध नहीं है। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था, ये जानकारी भी जान ले। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, क्योंकि मदारी पासा जो कि एक नीची जाति के थे, और इनके द्वारा इस दौरान 1920-21 में एका आंदोलन चलाया गया था। एका मतलब एकता। एका आंदोलन मदारी पासा के नेतृत्व में चलाया गया था। और इस मॉक टेस्ट के 100वें और आखिरी क्वेश्चन, और जो 4 सेट का था उसमें भी ये चौथे सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद बाकी वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। झारखंड से आपके लिए मैंने वीडियो ला करके रखा है, ताकि झारखंड सचिवालय से संबंधित, सीडीपीओ और जेपीएससी से जो संबंधित प्रश्न वहां पूछे जाएंगे उसमें आपके लिए मदद मिल सके। इसके अलावा भी हम और वीडियो लेकर के आएंगे जो करंट अफेयर से भी होगा और झारखंड से भी जुड़ा होगा। तो आप देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। और फिलहाल आखिरी क्वेश्चन देखिए, मद्रास में किसने लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया? श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन और M. सिंगारवेलू। पहले तो ये जान लें कि ये जो चारों नाम हैं ये चारों साम्यवादी आंदोलन से संबंधित लोगों के नाम हैं। श्रीपाद अमृत डांगे जिन्होंने गांधी और लेनिन नामक पुस्तक लिखी या फिर पत्रिका निकाला। साथ ही साथ श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा प्रथम समाजवादी पत्रिका जिसका की नाम था द सोशलिस्ट, ये प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन बी को देखें, मुजफ्फर अहमद। यहां पर ये भी जान ले कि डांगे ने, जिसका नाम लिया गांधी और लेनिन और द सोशलिस्ट, ये बंबई से प्रकाशित किया था। मुजफ्फर अहमद इन्होंने बंगाल में नव युग का प्रकाशन किया था। गुलाम हुसैन इन्होंने पंजाब और लाहौर में इनकलाब का प्रकाशन किया। और जो प्रश्न संख्या 100 है उसका सही उत्तर है डी, M. सिंगारवेलू, जिन्होंने लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया था। और फिर दोहरा दें कि ये सभी साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो कि असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद या गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप जरूर ये सारा क्वेश्चन देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है और प्रेरित करता है आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाने का। धन्यवाद।